हेलो एवरीवन। दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। गाइस, आप सभी बच्चों को पता है एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश एनर्जी डिपार्टमेंट का फाइनल एग्जाम ओवर हो चुका है। उसकी रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है और जो हमारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उन सभी के लिए तीनों शिफ्ट के अंदर का जो जो ऑब्जेक्शन थे, जो जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्शन हो सकते थे, वो मैंने सभी आप लोगों को बताए थे। और तीनों शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन देखने को मिले थे गाइस, करीब करीब 4 ऑब्जेक्शन वो मिले थे थर्ड शिफ्ट में। अब ये तो पीजीसीएल पे डिपेंड करता है कि वो इसमें से कितने एक्सेप्ट करते हैं, बट जो जेन्युइन थे वो 4 थे। और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी कुछ एक एक दो दो ऑब्जेक्शन थे, मैंने आप लोगों को बताए थे। अब बात ये आती है कि आप सभी बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कहीं ना कहीं सभी बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर आपका, हमने पूछना था सर आपसे, काफी बच्चों के मैसेज थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लगता है आपको। तो बेटा देखो, हुआ क्या है, तीनों शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी अलग अलग हो गई हैं, राइट। तो इस बार ना इन तीनों शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन का रोल एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, राइट। सबसे पहले अगर मैं अभी की जो असलियत है वो अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी तक जो सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स निकल के आया है बच्चों का, वो निकल के आया सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स मतलब जितने भी बच्चों ने अपने मार्क्स चेक किए या जितने भी बच्चों ने मुझे बताया अपने मार्क्स, या जितने भी बच्चों ने है ना शीट्स फिलअप करी, उन सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ये पता चला कि यार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है वो सेकंड शिफ्ट के ही हैं। मैक्सिमम बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में काफी ज्यादा स्कोर किया हुआ है, ठीक है। और अगर उसके बाद में देखूं फर्स्ट शिफ्ट में भी, तो एक ऑन एन एवरेज बराबर ऑलमोस्ट स्कोर किया गया फर्स्ट शिफ्ट में भी। बट जो थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो बेटा थर्ड शिफ्ट के अंदर बच्चों का एवरेज जो है वो काफी कम है। यानी कि अगर आप देखोगे कि सेकंड शिफ्ट के अंदर बच्चों के मार्क्स जो है वो 83, 84, 85, 87, 88 ऐसे करके काफी सारे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो भी काफी सारे बच्चे मिल जाएंगे। अब आप में से मन ही मन में एक बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हम लोग ने पर्टिकुलर किसी रैंक प्रेडिक्टर के अंदर भी ये चेक करने की कोशिश करी कि कितने बच्चे हैं। तो बेटा देखो, रैंक प्रेडिक्टर के अंदर हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ बच्चों ने पेपर दिया है उतने बच्चे कभी रैंक चेक नहीं करते। तो बच्चे एक बार मन में अजम्पशन ये बना लेते हैं कि रैंक प्रेडिक्टर के अकॉर्डिंग कट ऑफ बना लेते हैं। रैंक प्रेडिक्टर बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट, मैक्सिमम एग्जाम्स में काम करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि रैंक प्रेडिक्टर के अंदर जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं। करीब करीब इलेक्ट्रिकल में 25,000 के आसपास बच्चों ने अपना पेपर दिया होगा, जिसमें से मैं अगर आपको बात करूं तो मैंने पहले भी बोला, एक जो जेन्युइन और एक सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं वो करीब करीब 5 से 7,000 के आसपास होते हैं। लेकिन रैंक प्रेडिक्टर के अंदर इतने बच्चों ने भी रिस्पॉन्सेस अपने चेक नहीं किए, तो वहां के थ्रू डेटा को उठा पाना इज नॉट अ, है ना, सही तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं थर्ड शिफ्ट के बच्चों की। तो थर्ड शिफ्ट के बच्चों में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं अभी तक रिसेंटली अगर मैं आपसे बात करूं तो वो एमपी सब इंजीनियर में भी सिलेक्टेड हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मध्य प्रदेश के आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में भी सिलेक्टेड थे और उन्होंने अपना एमपी पीजीसीएल का पेपर भी दिया हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि वो एमपी पीजीसीएल ज्वाइन करना चाहते थे, तो उन्होंने पेपर दिया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी कोई एग्जाम क्लियर किया हुआ है लेकिन एमपी पीजीसीएल दिया था क्योंकि वो अपने स्टेट में आकर के जॉब करना चाहते थे। तो ऐसे बच्चों से भी जब मेरी बातें हुई तो कहीं ना कहीं थर्ड शिफ्ट की जो बात करूं मैं, तो उसका एवरेज काफी कम गया हुआ है, करीब करीब 40-45 नंबर के आसपास, या 48 नंबर या 50 नंबर के आसपास ही उसका एवरेज गया हुआ है। यानी कि मेजॉरिटी थर्ड शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो अपने मार्क्स 75-77 क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं वो मेजॉरिटी बच्चे 75 के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं नो डाउट थर्ड शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, पहली बात तो। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेपर वाज लिटिल बिट इजी कंपेयर टू थर्ड शिफ्ट। इजी तो तीनों शिफ्ट थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो थर्ड शिफ्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था, पैनिकनेस ज्यादा थी। तो अब मैं आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का बताऊंगा गाइस, बिफोर नॉर्मलाइजेशन, सॉरी, मैं आपको बिफोर नॉर्मलाइजेशन का बताऊंगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ बता पाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज कुल मिलाकर के सारे बच्चों का रिस्पांस देख के नॉर्मलाइजेशन का जब एक फॉर्मूला लगता है तो चीजें कहानी अलग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बेटा हर शिफ्ट के टॉपर के कितने नंबर आए, टॉप 0.1% बच्चों के कितने नंबर आए हैं, प्लस अगर हम बात करें एवरेज कितना गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गए। अब ये सब डेटा तो हमारे पास नहीं हो सकता, ना आपके पास हो सकता, ये डेटा तो सिर्फ और सिर्फ एमपीपीजीसीएल की जो कंडक्टिंग बॉडी है टीसीएस उसी के पास अवेलेबल है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, किसी भी बच्चे ने जनरल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्लियर, जनरल कैटेगरी से कोई भी बच्चा अगर बिलोंग करता है और अगर वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर आता है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर आता है, तो चांसेस हैं उसके, अगर वो 85 या 84 प्लस मार्क्स लेके आया तो मे बी देयर आर द चांसेस, ओनली एंड ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट्स 84 प्लस देयर आर चांसेस
नॉट 100% श्योर, हो सकता है 84, 85 या 86 पे आप बाउंड्री सिचुएशन में आ जाओ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स थोड़े से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में इक्वल लेवल पे लाया जाता है, सबके एवरेज को बराबर किया जाता है, तो ये चीज आपकी कम भी हो सकती है। लेकिन अभी के दौर में कितनी भी कम हो जाए, अगर आज की डेट में आपके 84 प्लस मार्क्स हैं ऑब्जेक्शन सही होने के बाद, नॉट ऑब्जेक्शन के पहले, तो कहीं ना कहीं आपके जो है चांसेस थोड़े थोड़े बनते हैं। दिस इज नॉट अ कट ऑफ, दिस इज जस्ट कि हाँ भाई एक पॉजिटिव होप लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं एक थर्ड शिफ्ट के बच्चे की करूं, यही बात जो मुझे लगता है एक थर्ड शिफ्ट के बच्चे की, तो कहीं ना कहीं थर्ड शिफ्ट के बच्चे का 73 प्लस मार्क्स पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक चांसेस बन सकते हैं। मुझे 9 से 10 नंबर का डिफरेंस लग रहा है एक फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट को कंपेयर करूं तो मैं थर्ड शिफ्ट से। अब बात आती है अभी के दौर में, ये मैं बात बता रहा हूं आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा वी डोंट नो और नोबडी कैन एक्सपेक्ट दिस गाइस। ये तो अभी के दौर पे कि जिस लेवल का पेपर था उस लेवल में अगर आपने इतना स्कोर किया है तो डेफिनेटली एक आपके पास ब्राइट चांस है। अब बात आती है फीमेल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरीज हमेशा जनरल जो फीमेल कैटेगरी होती है वो हमेशा मेल ओबीसी कैटेगरी के आसपास ही उनका स्कोर होता है, तो आप फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2-2, 3-3 नंबर कम कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल और ओबीसी में मध्य प्रदेश के अंदर मुश्किल से 1 नंबर या तो हो सकता है 1 भी ना नंबर हो, है ना, ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी की जनता बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो ओबीसी का जो कट ऑफ होता है या तो वो 1 नंबर ही कम होगा या वर्स्ट केस में हो सकता है बराबर ही चला जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी वाले बच्चे अपना जनरल वाले बच्चों के बराबर ही मान के चले, 4-5-8 नंबर का डिफरेंस नहीं आने वाला। एसटी एसटी कैटेगरी में आप इन जनरल एक डिफरेंस मान सकते हो 5 से 6 नंबर का इसी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रिडिक्टेबल बन सकता है। बट हाँ, जो भी बच्चों के इस रेंज में मार्क्स हैं वो एक थोड़ी सी होप रख सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन कितने सही होते हैं उस पर भी मैटर करता है। बट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गाइज अब तो आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है, राइट, काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बेटा ये साल बहुत सुनहरा अवसर है। आप सभी बच्चों को पता है वैकेंसीज जो है वो कंटिन्यूअसली आती जा रही है। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई करी है, आप लोगों ने मेहनत करी है, उस मेहनत को और आगे थोड़ा सा बढ़ाओ, आपके लिए और ज्यादा एग्जाम से गाइस राइट नाउ। जैसे कि अगर हम बात करें तो आने वाले समय में अक्टूबर में आपका एसएससी जेईई है, रिसेंटली अभी आरएसएम डबल एसबी भी आया हुआ है और जनवरी में वो भी हो जाएगा, डीएमआरसी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक आ जाएगा, यूपीपीसीएल मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक आ जाएगा, आरवीयूएनएल मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने आने के चांसेस है, एनएचपीसी आने के चांसेस हैं, क्लियर। तो यार बहुत सारे एग्जाम्स है गाइस जो आपके लगे हैं, और रेलवेज तो नो डाउट आने के पूरे चांसेस है, ये तो आपको भी पता है। तो यार मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटा आने वाले एग्जाम्स के लिए लग जाओ। बार्क का एग्जाम है जो कि अपने आप में काफी बेहतर एग्जाम है, राइट, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए लग जाओ, एक बेहतरीन जॉब पकड़ लो। अगर कोई बच्चे के इसमें मार्क्स कम हो गए तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा कोई एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद जब कभी लाइफ में ये एग्जाम आएगा तो फिर सिर्फ इसी एग्जाम को पढ़ के इसी के लिए तैयारी करके इसी को बेहतर वे में अच्छा बनाना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि एमपीपीजीसीएल में काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा रिवीजन बैच पढ़ा था, लेकिन बेटा रिवीजन बैच उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको भी पता है 1 महीने में एग्जाम हुआ था। रिवीजन बैच उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसने पहले से काफी हद तक डिटेल में भी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हो। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे बेटा जिन्होंने अभी तक डिटेल में सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं होंगे, राइट, और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट मोमेंट तक रुकते गए कि भाई अब तैयारी करेंगे। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों के लिए गाइस टेक्स्ट बुक ने बहुत ही प्यारा ऑफर दिया है ना, टेक्स्ट बुक बहुत ही प्यारा ऑफर देता है। अगर आप नॉर्मली एई जेईई इलेक्ट्रिकल को, है ना, नॉर्मली अगर आप एई जेईई इलेक्ट्रिकल सर्च करते हो, एई जेईई सुपर कोचिंग, तो ये बेटा टेक्स्ट बुक का वो बैच है। एई जेईई गूगल पे सर्च करते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये वो पर्टिकुलर बैच है जिसमें से आज तक लाखों बच्चों ने पढ़ा है और लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। हर एक कंटेंट को डिटेल में पढ़ाया गया है, इसमें से आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा सारी चीजें आपकी अवेलेबल है पूरे एई जेईई के सब्सक्रिप्शन में। एसएससी का मेरा बैच अवेलेबल है, बार्क के लिए मेरा बैच अवेलेबल है, रिवीजन बैच अवेलेबल है, रेलवेज अवेलेबल है, पूरा नॉन टेक अवेलेबल है, स्टेट के जीके, एमपी जीके, ये जीके सारे जीके अवेलेबल है, मेरा एई का बैच अवेलेबल है, करंट अफेयर्स रेगुलर लाइव चलता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक बार डिटेल में मेरा बैच पढ़ना है और डिटेल में मेरा बैच पढ़ने के बाद आपको मेरी रोज यूट्यूब की रेगुलर क्लासेस देखते रहनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। शांति से टेस्ट सीरीजेस देनी है, सारी टेस्ट सीरीज आपको यहीं पर मिल जाती हैं, आप सभी को पता है हर एक एग्जाम की यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाती है। देखो एक ही चीज बोलूंगा, जो भी आपने पढ़ा है बेटा उस होप को अपने साथ रखना है और आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। वहीं पे स्टक नहीं रह जाना है कि मेरा 1 नंबर से कहीं रुक गया या कहीं क्या करूंगा। आप पता चल रहा है एमपीपीजीसीएल का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इतना कुछ नहीं करना है। इतना कुछ करने जाओगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को समय को किल करोगे और कुछ नहीं, ठीक है। मेरी रेगुलर डाउट क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। रिसेंटली बार्क का एग्जाम आया तो बार्क का बैच भी अवेलेबल है यहाँ पर, राइट। और बेटा इसकी जो प्राइस होती है वो काफी कम होती है, आपको 6 महीने के लिए, है ना, इसका जो प्राइस होगा 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, इसका जो प्राइस होता है वो 6 मंथ्स के लिए
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्लियर 6 मंथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसका जो प्राइस है वो मात्र 4289 रुपीस के अंदर मिल जाता है। और आप सभी को पता है टेक्स्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड जिसको बोलते हैं मोहित के, जो लाखों बच्चों ने पसंद किया है और लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको आप यूज करें और बढ़िया तरीके से करें। और मैं तो आपके साथ अवेलेबल ही हूं गाइस, है ना, हमेशा के तौर पे। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से फिर अपन लोग वापस से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।